हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है जैसा कि बिहार एसएससी का जो एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के हम लोग 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह स्नातक स्तरीय हो या फिर इंटर स्तरीय हो, सभी का समावेश लेकर के हम आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं। इधर 2-3 दिन वीडियो नहीं बन चुका था, ठीक है, बन सका था, तो अब से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने वाला है। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन का हमारा रहता है और इसके साथ फुल्ली डिस्कशन रहता है। डिस्कशन इसका बहुत ही धाकड़ रहता है, आप लोग एक बार जरूर करके जरूर देखिएगा, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाता है। और बीच बीच में मैं लाइव आकर के आपको रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है, जैसे कि 200 क्वेश्चन का, 500 क्वेश्चन का, इस तरह से हम कराने वाले हैं। तो आप लोग इसको जानकारी के लिए जो है 25 क्वेश्चन को अध्ययन के लिए पढ़िए, इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलता है फ्री में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। यहां पर नहीं छाटना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस समय पूछा गया था उसमें से उस समय जो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था, ये आपको महारत्न कंपनी की श्रेणी में नहीं था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये भी महारत्न कंपनी की श्रेणी में आ गई है। इसीलिए ये चारों का चारों जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कैसे सही है, तो इसमें जो कंपनी है, ठीक है, कहा कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो इसमें से कौनो ऐसा है नहीं है जो नहीं है, ठीक है। इसमें सब जो है सब क्या है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। बात करते हैं कंपनी का कि महारत्न, जैसे कि भारत सरकार ने कंपनियों को 3 श्रेणी में बांटा है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में बांटा है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं, भारत सरकार ने, भारत ने कंपनी को 3 श्रेणी में बांटा है। कितने श्रेणी में, तो 3 श्रेणी में बांटा है। आपको जानना आवश्यक है कौन कौन श्रेणी है। तो एक तो आपको नवरत्न कंपनी है, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न कंपनी है। दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको दूसरी क्या हो जाएगा, तो मिनी रत्न है, ठीक है, मिनी रत्न है, ठीक है। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी है, जो कि सबसे क्या है, महारत्न कंपनी है। तो ये 3 श्रेणी में कंपनियों को बांटा गया है भारत सरकार के द्वारा कि हाँ चलो भाई, कंपनी जो है महारत्न की श्रेणी में आ रहा है, ये नवरत्न की श्रेणी में, ये मिनी रत्न की श्रेणी में, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चलिए, नवरत्न कंपनी की अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1997 में, 1997 में हुई थी। आपसे पूछता है कि बताइए नवरत्न जो कंपनी को जो श्रेणी में रखने की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई, 1997 से। वहीं पर आपसे पूछेगा मिनी रत्न के बारे में, तो 2002 बताइएगा, 2002 बताइएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए महारत्न कंपनी की श्रेणी जो निर्धारित किया गया है वो कब किया गया है, तो ये 2010 में किया गया है, 2010 में किया गया है, ठीक है। महारत्न कंपनी में जो कंपनी रहती है वो काफी बड़ी रहती है, काफी मुनाफे वाली रहती है, ठीक है। तो ये था इसका निर्धारण जो हुआ कि नवरत्न कंपनी की मतलब नवरत्न कंपनी में कौन कौन सा कंपनी आएगा। इसकी जो शुरुआत हुआ 1997 में, मिनी रत्न 2002 में और महारत्न कंपनी 2010 ईस्वी में, ठीक है, 2010 ईस्वी में। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो चारों आपका है ये क्या है, तो महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं बोला, आप काट भी सकते हैं इसको, ठीक है, काट भी सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है, तो चारों है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। ये कौन है, एनटीपीसी की बात कर रहा है, एनटीपीसी बाढ़, है ना, एनटीपीसी की बात कर रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, महारत्न कंपनियां है, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगला चले, हाँ, एक बात और आपसे पूछता है कि बताइए नवरत्न कंपनी की जो संख्या है, संख्या आपसे पूछता है कि वर्तमान में जो संख्या है वह कितना है।
नवरत्न का, तो नवरत्न कंपनी की संख्या 24 है। कितनी है? 24 है। वहीं पर मिनी रत्न की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो संख्या है मिनी रत्न, तो इसकी जो है 74 है। कितना है? 74 है। और अगर महारत्न की बात करते हैं तो वर्तमान में जो इसकी संख्या है ये कितना है? तो 14 है। यहां से आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में नवरत्न की संख्या कितनी है, कंपनी की संख्या, मिनी रत्न कंपनी की संख्या, या फिर महारत्न कंपनी की संख्या। ठीक है, तो ये वर्तमान दृष्टिकोण से हमने बता दिया है, आपको ये ध्यान में रखना है और साल साल अपडेट भी रहना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है उसका जो क्षेत्र है वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको सुंदर वन के नाम से। सुंदर वन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से? तो सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात आप गौर कीजिएगा कि सुंदर वन का नाम सुंदर वन क्यों रखा गया? तो वहां पर एक सुंदरी नामक वृक्ष था। ठीक है, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरी। सुंदरी नामक वृक्ष, वृक्ष के कारण है ना क्या हुआ? तो इसका नाम सुंदर वन रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ज्यादा डिटेल्स लिखने पर ज्यादा और लंबा हो जाएगा। तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम क्या रखा? तो सुंदर वन रखा। इसी सुंदर वन को मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। कभी अगर मैनग्रोव वन दे दे तो हड़बड़ाना नहीं है, मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। ठीक है, सुंदर वन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सुंदर वन है ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा बांग्लादेश। आप नक्शा में जाकर के देखिएगा कि सुंदरबन का जो लोकेशन है वह कहाँ का है? तो भारत के साथ बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। तो भारत तथा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। क्या फैला है? ठीक है, फैला है। ओके, तो ये था आपको डिस्कशन। तो सुंदरबन हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर वन के नाम से, है ना, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका नाम सुंदर वन क्यों रखा गया है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण रखा गया है। ठीक है, और सुंदर वन डेल्टा जो है विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। क्या है? विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा है या क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, बात आई है गंगा की, तो गंगा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसकी लंबाई का। ठीक है, तो इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। बात कर लेते हैं इसका बिहार में लंबाई कितना है? तो बिहार में लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कितना? 445 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा गंगा का जो उद्गम है, मतलब ये जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से? गंगोत्री से। गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा। ठीक है, और गंगा जो है हमारे क्या पवित्र नदी है। तो इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, मतलब यहाँ पर सरकार बताना है कि कौन सा सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरुआत की गई थी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा कालिदास के बारे में जान लेते हैं। कालिदास जो थे यह गुप्त काल के, है ना, गुप्त काल से संबंधित थे, काल से संबंधित थे। ठीक है, कालिदास की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। ठीक है, कालिदास की बात करते हैं तो ये संस्कृत के
ज्ञाता थे, संस्कृत के महान कवि थे, ठीक है। इनके द्वारा 7 गो रचना किया गया है ना। कालिदास के द्वारा कितनी रचना है? इनके द्वारा 7 रचना। कितना रचना? ये क्वेश्चन पूछता है कितना रचना किया गया है, तो 7 रचनाएं किया गया है। तो कितना रचना? तो कह रहा कि कालिदास के द्वारा जो है कितने रचनाएं किया गया है, तो टोटल 7 रचनाएं किया गया है, ठीक है। वो 7 रचनाएं से आपको बार बार पूछ देता है, कभी कुमार संभव से, कभी जो है अभिज्ञान शकुंतलम से, कभी रघुवंशम से, कभी ऋतु संहार से, ठीक है, कभी मालविका अग्निमित्रम से, तो कभी जो है 7 से पूछा जाता है। तो मैं 7 को एक बार लिखना चाहूंगा और आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम है, मालविका अग्निमित्रम है ना। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन 10 मिनट समय देने पर सब याद हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम है। और तीसरा नंबर की बात करते हैं रघुवंशम है, ठीक है। चौथा नंबर की बात करते हैं रघुवंशम हो गया। ऋतु संहार है, ठीक है। 4 गो हो गया। और 5वां की अगर हम बात करते हैं तो और कौन कौन हो जाएगा बताइए? और अगर हम बात करते हैं तो और आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमार संभव हो जाएगा, कुमार संभव हो जाएगा, कुमार संभव हो जाएगा, संभव है ना, कुमार संभव हो जाएगा। और छठा की अगर हम बात करते हैं तो छठा नंबर में और क्या हो जाएगा आपका? मेघदूत हो जाएगा, ठीक है, मेघदूत हो जाएगा। और 7वां की अगर हम बात करते हैं तो विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा। ये 7 से पूछते रहता है कि बताइए मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, ऋतु संहार कालिदास, कुमार संभव कालिदास। ये सारा का रचना, 7 का रचना किसने किया था? तो कालिदास के द्वारा किया गया था, ठीक है, कालिदास के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम जो रचना किया गया था वो किसका किया गया था? तो सर्वप्रथम जो रचना था वह था मालविका अग्निमित्रम का, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम का। सर्वप्रथम अगर पूछेगा तो मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है? ओके, अगला चलते हैं। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र तो आप लोग भी जानते होंगे, विष्णु शर्मा है। तो बात यहाँ ये नहीं है, बात है डिस्कस का, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और विष्णु शर्मा किस वंश से संबंधित रखते थे? तो गुप्त काल से संबंधित थे, ठीक है। कालिदास के बारे में मैंने अभी बताया है कि इन्होंने जो है 7 रचनाएं किया है ना, 7 रचनाएं किया। और 7 रचना के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 को याद कर लेना है आपको, 7 को ध्यान देना है, ठीक है। चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य हो गया अर्थशास्त्र के लेखक है ना, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं का जो नाम है चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए या तो फिर कौटिल्य कहिए, क्या कहिए? कौटिल्य कहिए। ये तीनों नामों से जाने जाते हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये तीनों कह सकते हैं, चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों मतलब एक ही है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक है ना का विवरण है, मौर्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी इसमें मिलता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो इनको आधुनिक भारत के खड़ी बोली के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भारत के खड़ी बोली के जनक किसको कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा ब्रिटिश भारत से, मतलब बर्मा जो था पहले ब्रिटिश के अधीन था, जैसा हमारा भारत था वैसे ही। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बर्मा कब अलग हुआ? बताइए, क्या 32 में हुआ, 39 में, 35 में या फिर 42 में? तो आपसे पूछता है कभी कभी कि कौन से अधिनियम से अलग हुआ, तो वही बात हो गया 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से क्या हो गया? तो अलग हो गया। लेकिन 1935 के पहले जो है बर्मा का जो प्रशासन है वह ब्रिटिश भारत से ही चलता था, ब्रिटिश भारत से ही चलता था। ठीक है, तो बर्मा के बारे में इंटरेस्टेड पॉइंट जो है क्या क्या है? तो बर्मा का जो नया नाम हो गया है वह क्या हो गया है? नया नाम म्यांमार हो गया है। क्या हो गया है? म्यांमार हो गया है। अगर म्यांमार का पुराना नाम पूछेगा तो बर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बर्मा हो जाएगा। ठीक है, बर्मा में ही स्थित है। क्या स्थित है? तो रंगून स्थित है। स्थित क्या है? रंगून है। अब इस रंगून के बारे में आपको पता होगा कि यहीं पर बहादुर शाह जफर जी को जो है भेजा गया था, अंतिम मुगल शासक। ठीक है, अंतिम मुगल शासक है ना का निधन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आपको रंगून में ही हुआ था, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय बहादुर शाह जफर को पकड़ कर अंग्रेजों के द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ? रंगून। और वहीं पर जो है इनका मृत्यु हो जाता है। तो समाधि पूछे या मृत्यु पूछे या निर्वासित पूछे, तीनों स्थिति में इसका आंसर रंगून ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा रंगून कहाँ है तो बर्मा में, आज के कहाँ है तो म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी आपसे पूछ देगा तो क्या बताइएगा? बताइए, नायपीडो है ना, नायपीडो। देखिएगा इसको। ठीक है, तो म्यांमार की जो राजधानी है वह क्या है? तो बर्मा को मिलाने के लिए जो है आंग्ल मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो है काफी बार आक्रमण किया गया था। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया। ठीक है, उसी तरह से द्वितीय पूछता है, द्वितीय पूछता है। ठीक है, उसी तरह से आपसे तृतीय भी पूछ देता है, तृतीय पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना प्रथम जो हुआ था 1824 से लेकर के 26 के बीच हुआ था। दूसरका की बात करते हैं तो 1852 में हुआ था। और तीसरका की बात करते हैं तो आपको कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसी तीसरका में 1885 ईस्वी में बर्मा को जो है अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया था? तो मिला लिया था। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से पूछता है, यहाँ पर यांडबू की संधि हुआ था। क्या हुआ था? यांडबू की संधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यांडबू की संधि कब हुआ था? तो 26 में हुआ था। ठीक है, 26 में। ओके, और आपसे पूछेगा कि यांडबू की संधि किसके किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेजों और बर्मा के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको मिलाया गया था, अंग्रेजी राज्य में जो मिला लिया गया था यह 1885 में, अर्थात तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। तो क्वेश्चन कैसे ही भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं डिस्कशन पर ध्यान देता हूं ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पर जो शासन काल था लॉर्ड डफरिन का था। किसका था? लॉर्ड डफरिन के समय में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय जो हमारे बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुआ था 1916 में।
इसी से संबंधित आपसे पूछ लेगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, पटना बीबी लिख देते हैं, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो 1917 में। पटना उच्च न्यायालय पूछेगा तो 16, अब विश्वविद्यालय लग जाएगा तो 17, ठीक है, ओके। पटना उच्च न्यायालय से संबंधित बात करते हैं, पटना हाईकोर्ट से संबंधित, ठीक है। तो ये शताब्दी समारोह मनाए थे, पटना हाईकोर्ट ने शताब्दी समारोह की अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाए थे, 2015 में। 2015 और 1916 में डिफरेंस करके देख लीजिएगा तो आपको जो है 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यह शताब्दी समारोह मनाए थे। कौन सा शताब्दी समारोह, शताब्दी समारोह, ठीक है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है, न्यायाधीश की संख्या वह जो है 33+1 होती है ना, 33 गो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, अर्थात कुल अगर पूछेगा तो 34 हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं पटना का, तो पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, ठीक है, क्या है, तो विनोद चंद्रन है। अभी कौन है, तो विनोद चंद्रन है। बिहार के एग्जाम वाले जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विनोद चंद्रन, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति करवाता है, ये कौन करवाते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो होता है, नियुक्ति है ना, नियुक्ति किया जाता है ना, चुना जाता है या शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए पटना हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए, याद है आपको। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे आपको, ये कौन थे, तो एम चैंपस चमियार थे, है ना। चैंपस चमियार याद रखिए, चैंपस चमियार, है ना, चैंपस चमियार प्रथम वाला, ठीक है। प्रथम पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चैंपस चमियार थे। हाईकोर्ट की स्थापना पटना का 1916 में हुआ था, ठीक है। आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वह कौन है, तो इलाहाबाद है। कौन है, इलाहाबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोखले की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे, महात्मा गांधी के कौन थे, गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि गोखले के गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, एम.जी. रानाडे, है ना, एम.जी. रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, ठीक है। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौट करके आते हैं तो इन्हीं के शरण में रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कहलाते हैं, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं हम लोग, तो इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून को किया था। कब किया था, 12 जून 1905 को, 12 जून 1905 ईस्वी को किया था, 12 जून 1905 को ईस्वी को किया था। कहाँ, अगर आपसे पूछेगा कहाँ, तो पुणे महाराष्ट्र में किया था, ठीक है, पुणे के महाराष्ट्र में किया था। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इन्हीं के द्वारा जो है आपको गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो 1905 के INC
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, अध्यक्षता किए थे। अगर आपसे पूछ देगा कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध पुरुष कहते हैं, वायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है इनको, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो ये प्रथम आईएनसी के अध्यक्षता करने वाली महिला थी, है ना। इन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एकमात्र, है ना, महिला बनी, भारतीय नहीं, प्रथम, ठीक है। अगर भारतीय आपसे पूछेगा तो बताना है सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो ये बात है, इतना ध्यान में रखना है। अगला कह रहा कि 2024 के अनुसार भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है, रक्षा खर्च कितना है। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है नया में पूछ दे, तो नया 2024 के अनुसार ले आए, तो ये जो है आपको कितना प्रतिशत है यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद का इसको 20% लगभग जो है आपको कितना कर देना है, तो 20 ठीक है 20.33% कर देना है, 20.33% करना है। तो 2024 के अनुसार भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है, तो 20.33%। बात करते हैं रक्षा पर, ठीक है। तो रक्षा पर सर्वाधिक खर्च जो है, सर्वाधिक खर्च किस देश का है, आपसे तो पूछ सकता है ना। तो सबसे ज्यादा अमेरिका का है, अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा करता है आपको रक्षा पर। दूसरा नंबर में कौन करता है, तो दूसरा नंबर की बात करते हैं, दूसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चाइना है, कौन है, चाइना है। और तीसरा में हमारा भारत है, तीसरा में हमारा क्या है, तो भारत है। तीसरा में क्या है, भारत है, तीसरा में कौन है, तो भारत है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां, यहाँ पर 22वां होगा, ठीक है, राज्य बना, 22वां राज्य। आपसे कभी कभी पूछता है ये भी कि सिक्किम जो है भारत का कैमा राज्य था, तो 22वां, कैमा राज्य 22वां। तो ये बना था 1975 में, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन, 35वां संशोधन 1975 के द्वारा, 1975 द्वारा सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। ये तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको विशेष राज्य का दर्जा, विशेष अगर आपसे पूछेगा विशेष राज्य का जो दर्जा मिला वह कैसे मिला, तो 36वां संशोधन 1975 द्वारा, 36वां संशोधन 1975 के द्वारा जो है विशेष राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला, ठीक है, सिक्किम को मिला, ओके। उसी तरह से तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना, तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से हुआ वह कब निर्मित हुआ था, 2 जून को, 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना जो बना था 2 जून 2014 को। और ये तेलंगाना कैमा राज्य बना था, 29वां राज्य, ठीक है, 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में कई गो राज्य हैं, तो 28 गो है, 28 गो राज्य है, ठीक है। और 8 गो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये बातें याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है मर्ज कर दिया गया था किसमें, तो केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में। तो वहां से एक राज्य घटा, ठीक है। और इधर जो केंद्र शासित प्रदेश 9 गो था,
तो उसमें भी मर्ज किया गया है, जो कि अब कितना बच गया, 8 को बच गया। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना है। 1975। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है, इसी संधि के तहत जो है हम लोग बिना वीजा के नेपाल में जाकर के घूम लेते हैं, है ना, टहल लेते हैं और उसके बाद चल आते हैं। सामानों का जो आयात निर्यात होता है बिल्कुल जो है फ्री में होता है, तो इसी समझौते के तहत होता है। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, तो पहला अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अधिवेशन की अध्यक्षता ठीक है, अध्यक्षता किए थे। ओके, सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और अगर भारतीय लग जाएगा कि भारतीय महिला प्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। कहा? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। तो 237 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ए की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोत्तम स्रोत जो है आपको गाजर है। गाजर की बात करते हैं तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की बात करते हैं तो ए का जो रासायनिक नेम है, ठीक है, रासायनिक नाम जो है विटामिन ए का वह क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से, इसकी कमी अगर हो जाएगा तो आपको जीरोप्लेथेमिया हो जाएगा। जीरोप्लेथेमिया हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी की कमी से अंधापन हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी जिसको कहते हैं, रतौंधी और जीरोप्लेथेमिया जो होता है विटामिन ए की कमी से। बात कर लेते हैं विटामिन B1 की। ठीक है, तो B1 की कमी से अगर देखा जाए तो आपको बेरी होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वह क्या है? तो थायमिन है। क्या नाम है? तो थायमिन है। ठीक है, अगर थायमिन की कमी से भी बेरी होता है, और ये जो थायमिन उपज होता है वह चावल में होता है। चावल को अगर आप बार बार धोते हैं तो उसका थायमिन जो है कम जाता है, और उसी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, एक होता है विटामिन B2, इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन है। ठीक है, तो इतने सारे बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण। ये जो पड़ता है कच्छ का रण, ये कहाँ पड़ता है आपको? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? तो पश्चिम ठीक है, भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करते हैं तो क्या है? थार मरुभूमि है। ठीक है, असम में आपको जो है असम में कौन सा राष्ट्रीय रिजर्व है बताइए? असम में काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय
उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहाँ है, तो असम में स्थित है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। जो किसके लिए है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए, एक सिंह वाले गेंडा के लिए, किसके लिए है, एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है, अचानक गिरेगा तो आंधी और झंझावट आएगा, मतलब आंधी और तूफान आएगा, ठीक है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, वायुमंडलीय दाब मापता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। इसी में 3 कंडीशन होता है, अचानक गिर जाए तो क्या होगा, आंधी तूफान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे गिरे, ठीक है, धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, आपको वर्षा होगा, ठीक है, वर्षा। अगर आपका धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मौसम साफ हो जाएगा, मौसम साफ होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है, मौसम साफ होने की संभावना हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन को याद रखना है, यही तीनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब प्रेशर को मापता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, तो बायोस्फीयर नहीं है आपको, मन्नार की खाड़ी नहीं है। बाकी नीलगिरी की बात करते हैं तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी एंड पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु की बात करते हैं तो कौन है, तो नीलगिरी है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु कौन है, तो नीलगिरी है ना। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहता है, है ना, रहता है। टोडा जनजाति आपसे पूछता है कहाँ रहता है, तो नीलगिरी में। सुंदरबन तो बता ही दिया है कि वेस्ट बंगाल में है। और काहे इसका नाम सुंदरबन रखा गया है, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। काजीरंगा की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन पोलियो का कारण है ना, बताइए। पोलियो जो है वह किसके कारण होता है, ठीक है। पोलियो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, ठीक है। पोलियो दिवस के रूप में अगर हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो को जो मुक्त किया गया है, पोलियो मुक्त, है ना, मुक्त भारत देश, है ना, मुक्त भारत देश को जो है कब किया गया है, तो 2014 में ही किया गया है। अब यहाँ पर पोलियो है नहीं, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। और पोलियो डे हो गया 24 अक्टूबर को, ठीक है। और इसके साथ अगर देखते हैं विश्व विकलांग दिवस, ठीक है। विकलांग दिवस अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, हाँ 3 दिसंबर को, ठीक है। आपसे पूछता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को, ठीक है। आपसे पूछता है एड्स दिवस, तो बताना है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा पोलियो का कारण है,
तो पोलियो का जो कारण है आपको ये वायरस है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वायरस में कौन सा वायरस है ना, तो पोलियो मेलाइटिस, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, पोलियो मेलाइटिस नामक वायरस। ओके, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये आपको प्रशांत महासागर से, किससे है? प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये जो आपको एलिसा परीक्षण जो है एड्स के लिए, ठीक है। एड्स दिवस जो है अभी बताए थे, एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ठीक है। तो एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। और एड्स जो है एड्स जो है ये अभी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण। अगर आपसे पूछे कि कौन सा वायरस है, तो वायरस का नाम है रिट्रो वायरस के कारण जो है यह होता है। कौन सा? तो एड्स, ठीक है। टीबी की बात करते हैं, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। टीबी क्या है? तो जीवाणु जनित रोग है। पोलियो तो वायरस सही है, लिखा हुआ है, ठीक है। और कैंसर में क्या होता है? तो कैंसर की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी जो सेल है, सेल में अनियंत्रित वृद्धि, ठीक है। तो शरीर के जो सेल है, सेल में अनियंत्रित वृद्धि कैंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा जो ऊन है वो आपको खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किसे? खरगोश से, ठीक है। एक होता है मेरिनो ऊन, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है। मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से निर्यात भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में ऊन का जो पैदावार होता है वह कहाँ होता है? तो पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्याज जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना होता है, सब्जी होता है ना, आपको गेहूं होता है, ठीक है। ये सब जो है सर्वाधिक होता है। महाराष्ट्र में मद्रसिया प्याज, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो है आपको क्या पाया जाता है सर्वाधिक? बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता कहलाता है? ग्राहता मतलब खींचने वाला। तो सबसे ज्यादा ग्राहता जो है AB है, ठीक है। AB में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। ए में एंटीजन पाया जाता है, ए में एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। और बी की बात करते हैं, तो इसमें भी एंटीजन आपको पाया जाता है। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? खोज से क्वेश्चन आता है, खोज किसने किया था? तो लैंड अस्टीनर ने, ओके। अगला क्वेश्चन, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा सबसे ज्यादा सेव में पाया जाता है, ठीक है। गेहूं या फिर चावल हो जाएगा,
इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और सेव में क्या है, तो लोहा का मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। अगला, एक लोहे की गेंद पारे से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। एक लोहे की गेंद जो है पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो लोहा का गेंद जो है तैरेगा, है ना, वो क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि पारा का जो घनत्व है लोहे के घनत्व से क्या है, कहीं ज्यादा है, इसलिए तैरेगा। किसी का भी चीज घनत्व अगर ज्यादा हो तो वह क्या होगा, जिसका कम होगा वो तैरेगा, जिसका ज्यादा होगा वो नहीं तैरेगा, ठीक है, वो स्थिर रहेगा नीचे। तो पारा की बात करते हैं, ठीक है। पारा का जो संकेत होता है, पारा का संकेत जो होता है Hg होता है, ठीक है, Hg होता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या, ठीक है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। आपसे पूछता है कि पारा का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 80 है, 80 है। पारा जो है यह कमरे के तापमान पर क्या होता है, तो लिक्विड अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो पारा जो है कमरे के तापमान पर क्या रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, पारा का जो अयस्क है, ठीक है, अयस्क यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसका अयस्क जो है सिनेबार है, सिनेबार पूछता है किसका अयस्क है, सिनेबार, तो पारा का है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि क्या कहता है, मतलब 20 से 20,000 के बीच, तो ऑडियबल होता है, श्रव्य होता है, ठीक है, ऑडियबल, जिसको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। और बात करते हैं 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम की अगर हम बात करते हैं तो अब श्रव्य होता है, अब श्रव्य तरंग होता है, ठीक है। और अगर 20,000 है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर होगा तो अधिक में हो जाएगा आपको, है ना, अपश्रव्य हो जाएगा, अपश्रव्य नहीं, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे कहलाएगी, ओके। इसको ध्यान में रखना है आपको, ओके। अगला क्वेश्चन, 3 तत्व जिसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक जो होता है आपको नाइट्रोजन का होता है, पोटेशियम का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का, ठीक है। बात करते हैं यूरिया का, तो यूरिया का जो फार्मूला होता है CO NH2, ठीक है, NH2CO होता है, NH2CO यूरिया का जो कृत्रिम निर्माण हुआ था, है ना, कृत्रिम निर्माण प्रयोगशाला में हुआ था वो बोहलर ने किया था। किसने किया था, बोहलर ने। और बोहलर जो था ये आपको जर्मनी का था, कहाँ का था, जर्मनी का था। इतना तो बात आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है वह 46% है। कितना प्रतिशत है, 46% है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं उसको सुधार करूंगा। और उसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको GK GS डिस्कशन ऑफिशियली, ठीक है, GK GS डिस्कशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन करना होगा। आपको वहाँ पर PDF वीडियो दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और ये वीडियो हमारा सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।